Hello everyone. Here is a question. In spite of huge share in agriculture GDP, rain-fed agriculture still meets stepmotherly treatment in India's policy formation discuss. हमारा एग्रीकल्चर में जो शेयर है वो इतना ज़्यादा है, फिर भी मतलब ठीक है जीडीपी में शेयर जो है ठीक है, फिर भी इंडिया जो है वो एक तरीके से रेनफेड एग्रीकल्चर जो है वो स्टिल जो है एक मदरली की तरह काम करता है, ट्रीटमेंट है इंडिया में, उसको आप डिस्कस करना है। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन द रेनफॉल फॉर द वाटर। अब रेनफेड एग्रीकल्चर जो होता है वो इस टाइप का एग्रीकल्चर है जो मेनली डिपेंड करता है रेनफॉल पे। इन इंडिया दे कवर 177 डिस्ट्रिक्ट। इंडिया में 171 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो रेनफेड एग्रीकल्चर जो है वो उस प्रोसेस पे डिपेंड रहते हैं। इन ड्राईलैंड एरिया मोस्टली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस एट इज़ अ ह्यूज इम्पोर्टेंस। इन ड्राईलैंड एरिया में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने डेफिनेशन को लिख दिया। अब हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर, जहाँ पे कि एग्रीकल्चर ओनली when rainfall in गुड क्वांटिटी होती है तभी रेनफॉल होता है। तो ऐसे तो फिर हम एक डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं कि ड्राईलैंड इंडिया में कहाँ मतलब किस एरिया में है। और ड्राईलैंड की भी डेफिनेशन होती है कि ड्राईलैंड वो एरिया होते हैं जहाँ पे लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, उसको हम ड्राईलैंड कहते हैं। तो वहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो ज़्यादातर डिपेंड होती है रेनफॉल पे। भले ही रेनफॉल कम होती है तो फिर इस तरीके से जैसे बाजरा, ज्वार, इस टाइप की चीज़ें उगाई जाती हैं, जो कि मतलब मिलेट्स जो है वो उगाए जाते हैं, ताकि जो कि रेनफॉल पे कम डिपेंडेंट होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन 88% ऑफ द पल्सेस, 40% ऑफ राइस एंड मोस्टली कोर्स ग्रेन जैसे मिलेट है, ज्वार, बाजरा, इस तरीके की जो एग्रीकल्चर, इस तरीके की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो वहाँ पे की जाती है। लाइव स्टॉक 2/3 जो है कैटल्स, मतलब जो पॉपुलेशन होती है ना वो मेनली डिपेंडेंट होती है, पॉपुलेशन मेनली डिपेंडेंट और कैटल ब्रीडिंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनका लाइवलीहुड भी इस पे डिपेंड रहता है। एग्रो इंडस्ट्रियल, अब वहाँ पे जैसे कॉटन और ऑयल शीट पे जो उनकी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वह मतलब जैसे शुगर कैन और इन सब चीज़ों पे नहीं होती है, नहीं डिपेंड रहती हैं। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कॉटन या ऑयल शीट पे रहती हैं। टोबैको कल्टीवेशन होता है, इसलिए मतलब प्लांटेशन टाइप के क्रॉप्स होते हैं, या फिर ऐसे क्रॉप्स जिनको की ज़्यादा रेंज की ज़रूरत नहीं होती है। जो फार्मर जो है 60% ऑफ द मोर देन 60% फार्मर जो होते हैं वो रेनफेड एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। 55% ऑफ द इंडिया आर द 55% ऑफ द लैंड क्रॉस्ड एरिया जो है वह रेनफेड के कैटेगरी में आता है। और 60% जो फार्मर एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके पास 60% फार्मर एग्रीकल्चरिस्ट जो है उनके पास रेनफेड एरिया है, रेनफेड एग्रीकल्चर पर डिपेंड कहते हैं। अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी बायस्ड अगेंस्ट द रेनफेड एरिया। क्या पॉलिसी? एज पर रेनफेड एग्रीकल्चर एटलस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, और एग्रीकल्चर नेटवर्क के थ्रू रेनफेड फार्मिंग सफरिंग फ्रॉम ए ह्यूज पॉलिसी बायसनेस। रेनफेड जो एरिया होते हैं उनकी जो पॉलिसीज बायसनेस से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला है लो इन्वेस्टमेंट, उनमें इरिगेटेड एरिया अंडर बिग डैम्स, कैनाल्स, नेटवर्क गेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे 5 लाख पर हेक्टेयर का इन्वेस्टमेंट मिलता है, क्योंकि जहाँ पे हम अगर डैम्स और कैनाल्स बना रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। कैनाल्स डैम्स को रिपेयर भी करने के लिए तो चाहिए ना, तो इस वजह से वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेरिजन रेनफेड में। और लो प्रोक्योरमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो वीट और राइस को ज़्यादा प्रोक्योर करती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन का तो कोई एमएसपी में तो अब काउंट हुआ है, पहले तो काउंट भी नहीं करते थे। तो सीरियल्स में मतलब ज़्यादा जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आया तो फिर वो ऐसे एरिया में आया ना, तो ज़्यादा इम्फेसाइज जो है वो किया जाता है वीट और राइस पे, और बाकी कोर्स ग्रेन पे नहीं किया जाता है। पॉलिसी फॉर्मेशन और पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाती है? दे आर नॉट अ एरिया स्पेसिफिक मतलब
मतलब हम कह सकते हैं कि प्लेस पैरिटी रहती है, प्लेस पैरिटी रहती है, डिस्पैरिटी रहती है, जिस तरीके से कि उनको समझ ही नहीं आता है कि किस प्लेस के लिए कैसी कैसी मतलब कि स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कैसे फॉर्मुलेशन किया जाए। इंस्टेड ऑफ डिज़ाइन इरिगेटेड, मतलब यही चीज़ है इसमें कि ये डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्लेस के लिए, किस जगह के लिए, कैसे एग्रीकल्चर के लिए कैसा जो है फॉर्मुलेशन किया जाए। और यहाँ पे सीड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी आर डिज़ाइन फॉर द वाटर रिच इरिगेशन। और हाँ, जो ये सीड और देखो एक केस स्टडी डाल दिया कि सीड और फर्टिलाइज़र जो सब्सिडीज दी जाती है वो इरिगेशन रिच इरिगेटेड एरिया के लिए ही दी जाती है। मतलब उसी ऐसा जो फर्टिलाइज़र है वो भी ऐसा बनाया गया है, ऐसे भी सब्सिडाइज किया जा रहा है जो कि बेनिफिशियल हो वो रिच इरिगेशन में। और ठीक है, दे आर एक्सट्रीम टू द वाटर डेफिसिट महाराष्ट्र एंड विदर्भा रिजल्टेड हैव a turn out of the five oil. Likewise, hybrid seed need plenty of the water and cannot be simply grow the. अब यहाँ पे है कि अब जो सीड एंड फर्टिलाइज़र वो सब्सिडाइज की जा रही है वो ऐसे एरिया में उग भी नहीं सकता है, तो थोड़ा उसके लिए एक अलग से मतलब नहीं ग्रो कर सकता, तो वाटर डेफिसिट एरिया रह जाती हैं। इसके बाद ये है कि कोई फोकस नहीं किया जाता है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन पे, कोई फोकस नहीं किया जाता है। मतलब एक होता है कि मतलब एक तो होता है कि प्रेडिक्शन किया जाए कि हाँ वहाँ पे किस तरीके से वर्षा होगी, या फिर किस तरीके से मतलब हार्वेस्टिंग की जाए, या फिर रेनफॉल कितना अमाउंट का किस ईयर में होगा, ये सब कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है, तो इग्नोर्ड हो जाते हैं एकदम। तो फार्मर जो है उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से वो भी होने लगता है। ये फॉरवर्ड में क्या है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कर सकते हैं कि सीड को जो है ड्रॉट रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस। अब सीड जैसे कि एक मतलब कि इस तरीके से कुछ सीड इमल्शन कर दिया जाए जिसकी वजह से कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंस बन जाए। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस किया जा सकता है। माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस जैसे ड्रिप इरिगेशन है। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और वाटर अवेलेबिलिटी भी ठीक रहती है। इस तरीके से स्प्रिंकल्स लगा दिए जाए, ड्रिप इरिगेशन लगा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंक्रीज़ करे, एग्रीकल्चर क्रॉप को भी इंक्रीज़ करे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए कि सिर्फ कोर्स ग्रेन नहीं, फ्रूट वेजिटेबल और मतलब फ्लावर्स वगैरह भी उगाया जाए वहाँ पे, और गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर भी करे। गवर्नमेंट को प्रोक्योर भी करना चाहिए, मिलर्स और पल्सेस को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट जैसे ये जो ये इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस जो है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसको गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करने चाहिए जो फार्मर्स हैं उनको। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे ज़ीरो बेनिफिट नेचुरल फार्मिंग जो है, ज़ीरो बेनिफिट नेचुरल फार्मिंग इस तरीके से करना चाहिए, ज़ीरो टिलेज करना चाहिए। मतलब इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं, ज़ीरो टिलेज है, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इस तरीके से जो है क्या कि हम एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जिससे कि सॉइल का देखो इस क्या होता है, सॉइल का न्यूट्रिएंट भी नहीं जाए और कम रेनफॉल की भी ज़रूरत पड़े और अच्छा ग्रो भी हो। वैल्यू एडिशन के साथ क्रॉपिंग चॉइसेस, एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से हम क्रॉपिंग चॉइसेस करें। अब सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए ताकि हमें ये पता चले कि उस सॉइल पे किस तरीके के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने पे वहाँ पे बेनिफिट होगा। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, हिजाब गांव का एक मतलब केस स्टडी है। ठीक है, पोपटराव पवार का मतलब पोपटराव पवार एक वहाँ पे पंचायती के हेड थे। उनका एक हिजाब गांव का एक है कि उन्होंने वाटर शेड मैनेजमेंट को इस तरीके से मतलब किस तरीके से वहाँ पे देखो वाटर डेफिसिट था, तो किस तरीके से उन्होंने वाटर शेड मैनेजमेंट को मैनेज किया। उन्होंने इनपुट में क्या दिया, पर्कुलेशन टैंक्स बनाए। ठीक है, कॉन्टोर ट्रेचिंग किया। कॉन्टोर ट्रेचिंग मतलब होता है कि जो लैंड होता है उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद जो क्रॉप्स रेसिड्यू बचते हैं उसको उससे ढक दिया जाए। तो जब भी रेनफॉल होगी ना तो रेसिड्यू से क्या होगा, रेनफॉल जो है वो सस्टेन रहेगा। सनलाइट से वो रेनफॉल जो है रिफ्लेक्ट करके वापस से मतलब इवापोरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा एफॉरेस्टेशन किया कि वाटर रिचार्ज करने के लिए।
तो उसका आउटपुट क्या बना कि शुगर केन और बनाना प्लांटेशन जो है बहुत तेज़ी से मतलब उन लोगों को ज़्यादा वाटर को खींचते हैं, तो इसलिए उन लोगों को ग्राउंड वाटर को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए इस तरीके की पे बैन लगा दिया जाए। ट्यूबवेल वली डग वेल को डग करके ही मतलब क्रॉपिंग किया जाए, ट्यूबवेल नहीं, क्योंकि ट्यूबवेल से मतलब हार्नेशिंग ज़्यादा होती है वाटर की। और ओपन ग्रेजिंग को भी अगर हम कम कर देंगे तो फिर एफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ कर देंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि वाटर रिप्लेनिश होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाई वैल्यू की जो क्रॉप्स होती है उसको प्रमोट किया, वेजिटेबल फ्रूट्स इस तरीके की चीज़ें प्रमोट किया, तो क्या हुआ वो गांव जो है बहुत फ्लरिश हो गया और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हुई। तो मतलब ये केस स्टडी, मतलब इस तरीके से ये आउटपुट भी, मतलब इसका जो है वो कंक्लूजन भी लगा सकते हो। तो ये एक स्टडी है। दूसरा ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्रायोस्फेयर, ठीक है, एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंट, नोट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन क्रायोस्फेयर एंड ऑल्सो लिस्ट डाउन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। क्रायोस्फेयर क्या है पहले ये डिफाइन करो, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा वो डिफाइन करो, फिर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। तो क्रायोस्फेयर इज अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस का वो पोर्शन है जहाँ पे कि वाटर पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में, जैसे वाटर पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसबर्ग, सीज, इस तरीके की जो जगहें हैं उसको क्या आ जाता है। एज पर IPCC स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्रायोस्फेयर क्रायोस्फेयर पर स्पेशल रिपोर्ट IPCC की थी, जिसमें कि हम क्रायोस्फेयर को कितने कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फ्रोजन रिवर है, लेक्स है, ग्लेशियर है, आइस शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शीट है और परमाफ्रोस्ट है। परमाफ्रोस्ट क्या होता है कि परमानेंटली वाटर मतलब परमानेंटली जो जगह है वो पूरे तरीके से आइस से ढकी हुई है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है क्रायोस्फीयर का, हम मतलब है तो क्या है सिग्निफिकेंस भी तो कुछ होगा, तो क्या है वो हीट बैलेंस करता है। ग्लोबल कूलिंग क्या होता है कि एल्बेडो जो होता है ना, एल्बेडो जो आइस का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका हाईएस्ट होता है। तो इससे क्या होता है जितनी सनलाइट आती है उतनी ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है हीट एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी जो है कम होती है, इसलिए यहाँ पे हीट बैलेंस रहता है। कभी आप शिमला कुल्लू मनाली जाओ जहाँ पे पूरा बर्फ़बारी हो रही हो, तो वहाँ पे आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि धूप तो है बट धूप तो है लेकिन आइस पिघल नहीं रही होगी, तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है। यूनिक बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे उनकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी पेंगुइन है, पोलर बियर है, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये वहीं पाए जाते हैं। और पैलियो क्लाइमेट में मतलब हमें आइस कोर की स्टडी करने को भी मिल जाता है। नेचुरल रिजर्वायर मीथेन गैस हाइब्रिड भी है वहाँ पे, मतलब अगर जहाँ पे आइस कंटेंट ज़्यादा रहता है वहाँ पे ही मिलता है। वाटर रिसोर्स पेनेरियल रिवर क्या होता है कि आइस जैसे जैसे पिघलती रहती है वैसे वैसे वाटर कंटेंट जो होता है वो कंटेंट रिवर में इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे आइस शेल्फ मेल्ट हो रही है और अब फिर एल्बेडो डिक्रीज़ हो रहा है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो नहीं पा रहा तो और ज़्यादा मेल्ट होगी। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव फिर फीडबैक लूप होगा, फिर से ग्लोबल वार्मिंग होगी, अब एल्बेडो डिक्रीज़ होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा, फिर आइस शेल्फ मतलब क्या होगा आइस शीट जो होगा वो पिघलेगा, तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा। हैबिटेट अल्टरेशन होगा, मतलब जहाँ पे जो पेंगुइन और ये सब है तो इसे शिफ्ट होंगे ना, कहीं और जगह जाएंगे। आइस शेल्फ जो है वो ब्रेक होगा और हाइड्रोलॉजिकल मतलब पैटर्न जो है हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न जो है वो भी चेंज होगा, जैसे कि रिवर है, पेरिनियर रिवर है, मतलब आइस पिघलेगी ज़्यादा तो ज़्यादा फ्लडिंग हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। मतलब ये रिवर रेजिम में चेंजेस होगा। डार्कन ऑफ द आइस शीट, एल्बेडो फर्दर डिक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा फर्दर एल्बेडो डिक्रीज़ होता रहेगा वहाँ पे हीट कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी, तो फिर वहाँ पे एनर्जी की कमी होने लगेगी। कंसिक्वेंस क्या है मतलब अगर डिस्ट्रक्ट हो गया क्रायोस्फीयर तो क्या क्या होगा, तो देखो क्या होता है कि सी लेवल में इंक्रीज़ हो जाएगा, जब आइस पिघलेगी तो बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो क्या होगा फिर फ्लडिंग होने लगी, हैबिटेट लॉस हो जाएगा। हैबिटेट जो है पेंगुइन है, ठीक है, पोलर बियर है, उन लोग का हैबिटेट लॉस हो जाए, जो इग्लू में रहते हैं उन लोगों का भी हैबिटेट लॉस होगा। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाएगी, ट्रॉपिकल वेदर हो जाएगा या तो मानसून फेलियर हो जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन बायोटा का होने लगेगा, वाटर स्कैर्सिटी होने लगेगी और पेरिनियल रिवर जो होती है वो ड्राई होने लगेंगी, ओशन एसिडिफिकेशन होने लगेगा,
ठीक है। आइस शीट जो है मेल्ट होगी तो वाटर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, CO2 एब्जॉर्बेशन जो है इंक्रीज होगा, तो CO2 एब्जॉर्बेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो मतलब अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं वो मरने लगेंगे। ठीक है। थर्मोहाइलिन ओशन सर्कुलेशन होने लगेगा। ठीक है। जियोपॉलिटिकल टेंशन होने लगेगी। अब फिर इसकी वजह से ये इस तरीके से वहाँ पे क्या होगा, प्लेस होने लगेगा रहने के लिए। तो अब क्या करेंगे लोग कि मतलब सारी कंट्रीज एक दूसरे से फाइट करेंगी कि हाँ मेरा आइलैंड होगा, ये मेरा आइलैंड होगा, इस तरीके से। ठीक है। क्रायोस्फीयर इज़ अ ग्लोबल कॉमन एंड नीड टू कोलैबोरेट एफर्ट from all stakeholders, thus calling from strict implementation from और nationally determined contribution। अब क्रायोस्फेयर का जो मतलब ग्लोबल कॉमन जो एफर्ट डाल करके उसको बचाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से यह कंक्लूड किया मतलब बचाने की ज़रूरत है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया जा सकता है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स पे अब लेक्चर जो है वो प्रीलिम्स पे भी बनाऊंगी, तो प्रीलिम्स पे लेक्चर बनाऊंगी। तो मैं थोड़े से मतलब अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको शेयर करूंगी एंड डिस्कस करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। मैं ये नहीं कि मैं घटना चक्र के नोट्स बना करके फिर आपको उस पर डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। शॉर्ट नोट्स में जैसे मैं सेंसस का बना दी, ठीक है, फॉरेस्ट का डेटा बना दिया, एग्रीकल्चर का डेटा बना दिया, स्पोर्ट्स के बारे में डाल दिया, बुक्स के बारे में डाल दिया, इस तरीके के डेटा डालूंगी। ठीक है। और बाकी मेंस का तो फिर अभी चल रहा है, अभी मतलब ठीक है, थोड़ा स्लो है बट ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग उसको अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन आएगा और मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक